हमने कल ट्रायल बैलेंस प्रीवियस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स का पोस्टमार्टम किया था। ट्रायल बैलेंस को हम पोस्ट कर चुके थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या वर्किंग्स में। अब हमने एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना था। एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है जी इन्वेंट्री की, जिसके लिए हमने वर्किंग नंबर 1 बनाई हुई है नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद। वी हैव वर्किंग नंबर 1। सारी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट्स हैं। चूँकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो स्टॉक या इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन होता है उसमें, और कॉस्ट ऑफ सेल में हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या कहता है, इन्वेंट्री शॉर्टेज। चलें पूरा पढ़ लेते हैं जी। RL uses perpetual inventory method। इनका perpetual inventory method है जी। perpetual inventory method में हमारे पास इन्वेंट्री का लेजर भी बनता है और कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी बनता है। टू रिकॉर्ड इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट carried out on 31st December 2016, the following matters were noted. Number 1, इन्वेंट्री शॉर्टेज। इन्वेंट्री कम है, जो इन्वेंट्री का लेजर बता रहा है एज पर लेजर इन्वेंट्री हमें नज़र आ रही है जी 400 की। अकाउंटेंट साहब ने जो लेजर मेंटेन किया उसमें इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है 400। जो फिजिकली काउंट किया तो पता चला 2 मिलियन की इन्वेंट्री कम है, शॉर्टेज है, विच इज़ कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। तो वो कहता है ये नॉर्मल बात है। अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो अमाउंट्स इन मिलियन है, और नीचे एडजस्टमेंट्स में देखें तो अमाउंट्स इन मिलियन ही हैं। तो बेसिकली 2 मिलियन की शॉर्टेज है और वो नॉर्मल है। तो शॉर्टेज की डबल एंट्री पास करते हैं। शॉर्टेज की डबल एंट्री क्या होगी नॉर्मल लॉस में। डबल एंट्रीज की होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। हमने कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी बनाया और इन्वेंट्री का लेजर भी बनाया हुआ, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट करें, अमाउंट है जी हमारे पास, किधर की वर्किंग ये है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट करें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 2 मिलियन से, क्या है शॉर्टेज है, इन्वेंट्री से आया इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में क्रेडिट करें स्टॉक का रिकॉर्ड। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कह रहा है 170 की है, लेकिन शॉर्टेज है 2 मिलियन से। तो 2 मिलियन से क्रेडिट कहाँ पे भेजा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बेटा शॉर्टेज की नॉर्मल लॉस की डबल एंट्री। अब आप कहेंगे सर डबल एंट्री कहाँ से, बेटा इन्वेंट्री के चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज आपको दी हुई हैं किताब में, वहाँ से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में नॉर्मल लॉस की एंट्रीज देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करें, यू विल गेट इट, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनल अकाउंट का सवाल लग रहा है देखने में, असल में ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के साथ मर्ज किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। इसके जो 2 मार्क्स थे वो हमें मिल गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मूव करते हैं। अच्छा जी, ये होगी जी एडजस्टमेंट, डबल इफेक्ट कर दिया हमने। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 15 मिलियन वर डैमेज इन फायर एंड हैव नो सेल्स वैल्यू। अब ये क्या है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज नहीं होता, इसमें चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज होगा। तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे। डबल एंट्री क्या हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस मतलब इन्वेंट्री लॉस बाय फायर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट में क्रेडिट। तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। एक्सपेंस को डेबिट कर दिया हमें, अमाउंट वाज 15 मिलियन, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। स्टॉक का हमने लेजर बनाया हुआ, इन्वेंट्री क्रेडिट 15 मिलियन से, क्या है जी एबनॉर्मल लॉस है। क्लियर जी, डबल इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इन्वेंट्री में क्रेडिट कर दिया हमने और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाके डेबिट कर दिया। अब बेटा नॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होता है, एबनॉर्मल लॉस जो है वो
ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस को चार्ज होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, इसके भी 2 नंबर मिल गए। बेसिकली हमसे परपेचुअल की अकाउंटिंग चेक कर रहा है। फिर कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन वर विदड्रॉन बाय द ओनर। ऑनर ने विदड्रॉ कर ली फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन दी बुक्स। तो इसकी डबल एंट्री होगी बेटा ड्राइंग्स डेबिट 1 मिलियन से और इन्वेंट्री क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट, इसमें 1 मिलियन ऐड कर दें ड्राइंग्स डेबिट, एंड इन्वेंट्री के लिए हमने लेजर बनाया हुआ है इन्वेंट्री क्रेडिट। जी मैंने उसको काउंटिंग बता दी। बेटा कोई मुश्किल, हम देखें इस सवाल को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे कि फाइनल अकाउंट का सवाल है, हम तो समझ रहे हैं H2 का क्वेश्चन है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का सवाल है। ये भी होगी जी हमारी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 7 मिलियन वर रिटर्न्ड, वापस आ गए। अब ये गुड्स सोल्ड फॉर 7 मिलियन ये हमारे को वापस आई, बट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। These goods were sold at 40%, cost plus 40%। तो बेटा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब गुड्स वापस आती हैं तो हम 2 एंट्रीज करते हैं। कितनी अमाउंट की थी जी, ये थी हमारे पास 7 मिलियन है, तो 2 एंट्रीज करनी होती है। आपको समझाने के लिए एंट्रीज कर रहा हूँ, ये तो डायरेक्टली भी पोस्ट की जा सकती है। एक एंट्री होती है जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड डेटर अकाउंट क्रेडिट 7 मिलियन। दूसरी एंट्री क्या होती है बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लेकिन ये होती है जी सेल प्राइस पे और ये होती है कॉस्ट पे। हमने 7 मिलियन कॉस्ट बताई गई, कहता है सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40%, तो यहाँ से हम कॉस्ट निकालेंगे 7 मिलियन विच इज़ 140% अमाउंट, यहाँ से हमने 100% अमाउंट निकालनी है। तो व्हाट विल बी द आंसर बताइएगा प्लीज। काइंडली इसकी अमाउंट बताइएगा। आसिफ अली 5 आ रही है जी अमाउंट, ओके 5। तो बेटा डबल एंट्री पोस्ट करनी है। अगर मैं इसकी पोस्टिंग करूं सेल्स रिटर्न 7 से और डेटर्स में 7 से क्रेडिट, डेटर्स के लिए हमने लेजर बनाया ले 7 से क्रेडिट, ये क्या है सेल्स रिटर्न, डेटर्स क्रेडिट, डेबिट करना है मुझे सेल्स रिटर्न अकाउंट, वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा होगा सेल्स रिटर्न 49, तो ये है प्लस 5, ठीक है जी, नहीं 7 है, 7 से ये एंट्री होगी। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री को पोस्ट करते हैं। थैंक यू अली। इन्वेंट्री को डेबिट करना 5 मिलियन से, अब इन्वेंट्री में कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, क्यों जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर देंगे 5 मिलियन से, क्यों जी, इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्री वापस आ गई है, ठीक है। तो ये डबल एंट्री सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टाइम सेव करने के लिए पोस्ट भी कर सकता था। ले जी हमने एडजस्टमेंट पोस्ट कर दी, इसके भी हमें मार्क्स मिल गए। ये उसने IS2 का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग एंट्रीज का नॉलेज आपका टेस्ट किया, लेकिन कहाँ पे किया, फाइनल अकाउंट में जाकर। तो बच्चे इस वजह से चूंकि उनको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दुश्वारी है तो वो फाइनल अकाउंट पे ब्लेम दे देते हैं कि फाइनल अकाउंट का सवाल मुश्किल है। फाइनल अकाउंट मुश्किल नहीं है। नंबर 2 एडजस्टमेंट में कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड हो गया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 है जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 मैं नीचे रेक्टिफिकेशन की हेडिंग दे देता हूँ, उसमें सारी रेक्टिफिकेशन एक ही जगह पे कर लेंगे। वर्किंग नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की रेक्टिफिकेशन करते हैं। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट चेक किया उसने।
एडजस्टमेंट नंबर 2 का मैं उसका रेफरेंस देता हूँ जी, आपके एडजस्टमेंट नंबर 2 का रेफरेंस है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या हुई, और मैं रेक्टिफाई कैसे करूँगा। करेक्ट एंट्रीज की बनती थी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट था तो डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अमाउंट क्या होनी चाहिए थी, ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लिया तो 20 इंटू 95% ये अमाउंट होनी चाहिए थी। इसमें से 5% डिस्काउंट माइनस करना था। तो बताइए कितनी अमाउंट बनती है, 19 बनेगी। बेटा कंफर्म कर दीजिएगा, जाग रहे हैं सारे। अच्छा, गलती क्या कर दी है, कहते हैं ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी है, ये गलती है। ये डेटर अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, ग्रॉस अमाउंट के 20 से रिकॉर्ड कर दिया। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे जी, डेटर्स को और करना डेबिट ले जी, डेटर्स को और डेबिट कर देते हैं 1 मिलियन से, एंड सेल्स को भी और क्रेडिट करते हैं 1 मिलियन से। तो रेक्टिफाइड एंट्री पोस्ट करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1 मिलियन से, ये क्या है, सेल्स की वजह से। एग्जामिनर को बताना है तो एडजस्टमेंट नंबर 2 का रेफरेंस दे दें, सेल्स में जाके ऐड कर दें। सेल्स हमने चूँकि वर्किंग नहीं बनाई हुई, डायरेक्टली सेल्स में ऐड कर देते हैं प्लस 1 मिलियन। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली, जिसके भी हमें मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 मिलियन वर रिकवर्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ 3 मिलियन which had been written off last year. The amount recovered was credited to trade debtors account, उसको क्रेडिट कर दिया ट्रेड डेटर्स में। ये भी रेक्टिफिकेशन है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में आएगा। जो सेपरेट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन में, उसमें भी यही एडजस्टमेंट दे रहा है, फाइनल अकाउंट में भी यही दे रहा है, उसके बाद वैरायटी नहीं बची। एडजस्टमेंट नंबर 3, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश और बैंक, जहाँ से भी पैसे मिले हैं वो डेबिट होना चाहिए था 3 मिलियन से, एंड बैड डेट रिकवरी इनकम ये क्रेडिट होना चाहिए था 3 मिलियन से। किया क्या, गलती से कैश के बारे में खामोश है, कैश और बैंक के बारे में उसने साइलेंस नहीं तोड़ी, साइलेंस को मेंटेन किया, और क्रेडिट करते हुए क्या कर दिया, डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहा, कहते जी द अमाउंट रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट। गलती की, कैश ठीक है, कुछ नहीं करना, डेटर्स को गलत क्रेडिट किया, आप डेबिट करें डेटर्स अकाउंट 3 मिलियन से, और बैड डेट रिकवरी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं डबल एंट्री रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली अगर करने की कैपेसिटी रखते हैं तो डायरेक्टली भी करें, मुझे कोई इशू नहीं है, और एग्जामिनर भी नंबर देगा। रेक्टिफिकेशन करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हम गलती नहीं करेंगे। क्रॉस अमाउंट पर रिकॉर्ड किया था तो कम नहीं करेंगे। अच्छा हाँ जी, सॉरी जी, ये रिवर्स होगा, माई अपॉलॉजिस। ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लिया तो हाँ जी काम करेंगे। दाऊ थैंक यू, बाकी सोए हुए हैं। सेल्स टू डेटर्स 1 मिलियन से सेल्स कम, 1 मिलियन से डेटर कम, डेटर की क्रेडिट साइड पे आएगा 1 मिलियन। सेल्स एडजस्टमेंट नंबर 2 यहाँ से रिमूव करें, और सेल्स में भी ऐड करेंगे, लेस करेंगे, सॉरी सेल्स में से क्या किया हमने, लेस करना है, माइनस करना है। थैंक यू दाऊद, बाकी भी जाग जाए भाई। अच्छा, अब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, डेटर्स को 3 मिलियन से डेबिट करें और अदर इनकम्स में 3 मिलियन लिखें। डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 मिलियन से, ये क्या है, बैड डेट रिकवरी। एग्जामिनर का रेफरेंस बताएं, एडजस्टमेंट नंबर 3 है जी, ठीक है, और अदर इनकम्स में जाकर लिख दें, क्योंकि हमने उसका लेजर नहीं बनाया, यहाँ पे लिख दें बैड डेट्स रिकवरी इनकम कितनी है जी, इट्स 3 मिलियन, तो लिखिए जी 3 मिलियन।
ठीक है, आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। नहीं जी, ये वाली एडजस्टमेंट के मार्क्स भी जो थे हमने सिक्योर कर लिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, हमने इसको ओवरकम कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। कहता है आरएल मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑफ ईयर एंड बैलेंस। ये मैं इसको पेंडिंग कर रहा हूँ, जब हमारा सारा सवाल की एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे एंड पे इसकी प्रोविजंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। माइंड भी कोई और एरर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा जी, मिसलिनियस इनकम इंक्लूड 12 मिलियन रिसीव्ड अगेंस्ट एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। सालाना, एनुअल का मतलब सालाना मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट का 12 मिलियन मिला था, एक्सपायरिंग ऑन 30 अप्रैल। सर रिसीव 2 मिलियन, कहाँ पे है जी 2 मिलियन? 2 मिलियन रिसीव किए ऑफ एन आउटस्टैंडिंग, द अमाउंट रिकवर्ड वाज, अच्छा जी 2 मिलियन रिकवर किए। फैसल भी जागे हैं, बाकी सब सोए हैं, तो बेटा 2 मिलियन ही आएगा फिर अदर इनकम्स में ना। अच्छा जी, रिकवर भी 2 मिलियन किया तो यहाँ पे भी 2 मिलियन ही आएगा। वेरी गुड फैसल, बाकी सब सोए हैं। डेटर्स में भी 2 मिलियन आएगा और अदर इनकम्स में भी 2 मिलियन आएगा। 3 मिलियन लेना था लेकिन रिकवर तो 2 मिलियन हुआ ना कमो। अदर इनकम्स में भी 2 मिलियन ही आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 का रेफरेंस भी दे सकते हैं एग्जामिनर के लिए। थैंक यू फैसल। अब मुझे लगता है जानबूझ के गलतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे तो सोए हुए हैं। देखिए क्या कहता है, 2 मिलियन वर रिकवर्ड, 2 मिलियन रिकवर्ड हुआ इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग। 3 मिलियन हमने लेने थे, 2 मिलियन हमें मिले। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी बाकी 1 मिलियन नहीं मिलेगा। और ये 3 मिलियन जो लेना था हैड बीन रिटर्न ऑफ, उसको पहले से बैड डेट कर दिया गया पिछले सालों में, तो बैड डेट रिकवरी इनकम। लेकिन कहते हैं द अमाउंट रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट। जो रिकवरी इनकम, रिकवरी अमाउंट है, अमाउंट रिकवर्ड कितनी है 2 मिलियन, तो 2 मिलियन से हमने एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी। 5 में देखिएगा, मिसलिनियस इनकम 12 मिलियन रिसीव किया आपने अगेंस्ट द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। सालाना कॉन्ट्रैक्ट है 12 महीने का, एक्सपायर ऑन 30 अप्रैल 2017। हमारा साल कब खत्म होता है? 31 दिसंबर 2016। तो जनवरी 17, फरवरी 17, मार्च 17, अप्रैल 17, 4 महीने की एडवांस इनकम शामिल है इसमें। तो इसमें से 4 महीने की एडवांस इनकम निकालें और उसको करंट लायबिलिटी में अनअर्न्ड इनकम के तौर पे शो करें। 5वीं एडजस्टमेंट है जी, हमने मिसलिनियस इनकम में जो अमाउंट शामिल है इसमें से मिसलिनियस इनकम में से माइनस करना है। मैं यहीं पे वर्किंग भी शो कर देता हूँ आपको, यहीं पे वर्किंग भी शो कर देते हैं जी। मिसलिनियस इनकम में से माइनस करना आपने, पहले से था 15 मिलियन था, मिसलिनियस इनकम वाज 45 मिलियन, ये पहले से थी। इसमें से माइनस क्या करना है बच्चों आपने, 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडिंग बाय 12, तो बेसिकली 4 मिलियन बनता है। यहाँ से 4 मिलियन माइनस करेंगे, जो अनअर्न्ड इनकम है, अभी तक आपने सर्विसेज नहीं दी, पैसे मिल चुके हैं, तो करंट लायबिलिटी में आएगा। इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 से आई है और इसके सामने अमाउंट आ जाएगी जी 4 मिलियन। ठीक है, कैलकुलेशन दिखानी है तो दिखाइए जी। 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 12 किया आपने, तो अनअर्न्ड इनकम ये 4 मिलियन। अभी चूंकि आपने सर्विसेज नहीं दी तो इसलिए आप इसको इनकम में नहीं लिख सकते। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंसेस में लिखें। ये इनकम है 2017 की, तो 2017 में जाके लिखेंगे ना। फिलहाल मैंने इसको लायबिलिटीज में लिख दिया, पैसे मिल चुके हैं लेकिन हम इसको खर्च नहीं कर सकते, ये हमारी इनकम नहीं है, खर्च करने का नहीं, इनकम में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं जी। ये अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, उसका कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया। नेक्स्ट देखिएगा जी, 5वीं के बाद 6वीं एडजस्टमेंट में कहता है एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू 24 मिलियन वाज पेड इन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड चार्ज एज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस में लिख दिया। तो ये भी क्या है जी, प्री पेमेंट है। 24 मिलियन पे किया 1 अक्टूबर
2016 को। रेंट कौन सा? एनुअल, 12 महीने का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तो इस्तेमाल हो गया। 9 महीने का रेंट क्या है? प्रीपेड है, एडवांस है, और एक्सपेंस में से उसको निकालेंगे और प्रीपेड में लिख देंगे। आइए जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, हाँ इस पे लिखिए जी प्रीपेड रेंट। एग्जामिनर को बताना चाहते हैं एडजस्टमेंट कौन सी है, तो बताइए एडजस्टमेंट नंबर 6 कर रहे हैं आप। प्रीपेड रेंट कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं, ज़रूर दिखाइए। 24 मिलियन, इसमें से 9 डिवाइडिंग बाय 12, 9 मंथ्स का जो रेंट है दैट इज प्रीपेड। बताइए कितना होता है? 18। अब मैंने इसमें से माइनस करना है, एक्सपेंसेस में से माइनस किया रेंट, और इसको प्रीपेड रेंट यानी करंट एसेट्स में जाके लिखेंगे। प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स इसमें ऐड कर देते हैं। ये थी जी एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रीपेड रेंट, इसमें ऐड कर देता हूँ 18 मिलियन। डबल इफेक्ट कंप्लीट जी। एक्सपेंस में से निकाला प्रीपेमेंट्स की वजह से, प्रीपेड है, बेनिफिट नहीं अभी तक हमने लिए, करंट एसेट में आएगा तो करंट एसेट में लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 7, 6 भी हो गया 7। द लॉन्ग टर्म लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 फरवरी 2016, हमारे साल में ही एक्वायर किया, इज रीपेएबल इन 2020, 16 में लिए, वापस पे करना है 2020 में। कोई करंट पोर्शन नहीं आएगा, अगले 12 महीने में पे नहीं करना, तो करंट पोर्शन की कहानी तो खत्म। फिर कहता है इंटरेस्ट देयर ऑन इज ड्यू, अब जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है ना वो ड्यू होता है सेमी एनुअली, 6 महीने के बाद, 1 अगस्त एंड 1 फरवरी ईच ईयर। कहता है इंटरेस्ट इज चार्ज टू एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और जब पेमेंट करते हैं ड्यू भी होता है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को पे हो जाता है। अब 1 फरवरी को 1 अगस्त को ड्यू होता है, अब लास्ट पेमेंट हो गया जी 1 अगस्त को, ठीक है जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। फरवरी में जाके ड्यू होगा, फरवरी में अक्रू होगा, फरवरी में पे होगा, लेकिन हम तो आ गए दरमियान में 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर 2016। 5 महीने हमने ये कर्जा इस्तेमाल किया, तो 5 महीने का इंटरेस्ट भी अक्रू करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब उसको अक्रू करेंगे हम। 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करना है। फाइनेंस चार्जेस में एडजस्टमेंट नंबर 8, 7, यहाँ भी लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। आप सिंपली इसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं अलग से शो कर रहा हूँ ताकि जब आप अपने वर्किंग नोट्स में देखें तो आपको पता हो कि ये अमाउंट कहाँ से आई थी। 10 अमाउंट थी इंटरेस्ट एक्सपेंस। लोन की अमाउंट थी जी हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन वाज 240 नहीं 120 वाज लोन अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे ट्रायल बैलेंस में बताया हुआ 10%। हमने 5 महीने का रेंट अक्रू करना है, बताइए जी क्या आता है 5 महीने का रेंट? फाइव आता है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट, लायबिलिटीज में जाइए, करंट लायबिलिटीज में जाइए, एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए एडजस्टमेंट नंबर 7 एक्रूड इंटरेस्ट, अमाउंट वाज 5, ठीक है जी। तो डबल इफेक्ट कंप्लीट। तो उसने इस सवाल में एक्रूवल भी पूछ लिया, उसने रेक्टिफिकेशन भी पूछ लिया, उसने IS2 भी पूछ लिया। नेक्स्ट देखते हैं जी और क्या पूछता है जी हमसे, ये पूछ लिया उसने। 8वीं एडजस्टमेंट में आएंगे तो एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2016 अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, ओके जी। द इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड एंड रिटर्न ऑन 31 दिसंबर 2016। 1 सितंबर को खरीदा, इस्तेमाल भी नहीं किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का वापस कर दिया। कहता है द सप्लायर एग्रीड टू सेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, यानी 8 मिलियन को सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट द अमाउंट पेएबल बाय RL। जो RL ने अमाउंट पे करनी थी उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा हो जाएगा। कहता है द रिटर्न एज वेल एज रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन इज येट टू बी रिकॉर्डेड।
मैं इसकी भी एडजस्टमेंट नीचे कर देता हूँ। रेक्टिफिकेशन में आते हैं, गलती हुई है, उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया तो अब कर देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8 है जी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जब रिवर्सल हो गया तो रिवर्सल में हमें ना कैश मिलना है, ना बैंक से पैसे मिलेंगे, जबकि पेएबल बाय आरएल हम क्या करेंगे? डेटर, ठीक है जी, डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। एंड एसेट खरीदा था, एसेट का नाम क्या था हमारे पास? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होनी थी जी रिटर्न की। अमाउंट वाज 8 मिलियन। कहते हैं ना मैंने पैसे देने ना बैंक से देने, जो पैसे आरएल के पेएबल थे वो सॉरी क्रेडिटर, जो आरएल के पेएबल थे वो जस्ट होंगे क्रेडिटर, जो आरएल की तरफ से पेएबल थे। पेएबल बाय आरएल, आरएल कौन है? हम है, रेनबो। पेएबल बाय आरएल, आरएल की तरफ से जो पेएबल थे वो जस्ट हो जाएगा बैलेंस। एक ये एंट्री करनी थी। दूसरा कहता है रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन करनी थी, तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका रिवर्सल क्या होना था? 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया गया है 15% मल्टीप्लाई बाय 5/12। बताइए डेप्रिसिएशन क्या आती है? 5/12 एडजस्टमेंट पे वापस आइएगा। कब का ख़रीदा हुआ है जी? ख़रीदा हुआ आपने ये कम सितंबर को ख़रीदा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स आएंगे ना अली? 4 मंथ्स आएंगे। 5/12 नहीं आएगा, 4/12 आएगा। वर्किंग में इट्स रेक्टिफिकेशन की वर्किंग में इट्स 4/12, ठीक है। ये कम सितंबर से ख़रीदा, तो रिवर्स करेंगे 0.4 से। हम गलती क्या की है? नो एंट्री। रेक्टिफाई क्या करेंगे? एज इट इज़ इसको पोस्ट कर देंगे यहाँ पे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट 8/8, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 0.4। अब इसको पोस्ट कर दें। क्रेडिटर में से 8 माइनस कर दें, इक्विपमेंट में से 8 माइनस कर दें, तो क्रेडिटर के लिए आते हैं जी बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में। क्रेडिटर में से -8 करें एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स में से 8 माइनस कर दें, -8 नंबर 1। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे -0.4 और एक्सपेंसेस में, एडमिन एक्सपेंसेस में से भी माइनस कर दें। इधर है जी एडमिन एक्सपेंसेस, ये है। एडजस्टमेंट नंबर है जी 8। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम करना, हमने ज़्यादा लिख दिया था, -0.4। ये उसने मेरा डेप्रिसिएशन का नॉलेज भी टेस्ट कर लिया जी। इसके बाद है हमारे पास बस यही सवाल था, टोटल करें। सबसे पहले वर्किंग्स पे आइए। हमने एक्रूवल और प्री पेमेंट्स के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद एक एडजस्टमेंट छोड़ी जिस पे स्टार लगाया था, विच इज़ 3% ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो आइए अब डेटर्स का बैलेंस ठीक हो गया, कोई और एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, तो लेजेस को सबको क्लोज करते हैं। डेटर का बैलेंस बताइएगा क्या आता है? 402
402 इसमें से 8 माइनस करेंगे तो एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा डेटर्स का 394। अब 394 पे प्रोविजन कैलकुलेट कर लें। 4% उसने कहा प्रोविजन आपने कैलकुलेट कर ली, तो 394 का 4% लें, CD बैलेंस 394 इंटू 4%, बताइए जी क्या आता है। 15 पॉइंट प्रोविजन का बैलेंस कितना है जी, 4% है 3% है, इट्स 3% है, 3% आसिफ। यहाँ पे आएगा जी 3% इंटू 3%, तो 0.47, 11.82, 11.82 ये आ गया मेरे पास CD बैलेंस। 11.82 बैड डेट्स उसने दिए कोई नहीं हुए, 11.82। अब देखिए बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा, डेबिट साइड से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना बैलेंस आएगा, 0.18। चलेंगे, ये हमारा बैड डेट्स का नॉलेज कंप्लीट हो गया। अब इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। तो भेजिए जी, करंट एसेट्स में डेटर्स के सामने बैलेंस आएगा, डेटर्स का बैलेंस है 394, ठीक है। और प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आपने कैलकुलेट किया 18.82, ये माइनस हो जाएगा, ये वर्किंग नंबर 2 में से आ गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रोविजन फॉर अदर इनकम्स में जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर है जी ये, इट वाज एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसके सामने बैलेंस आ जाएगा 0.18, ठीक है। एग्जामिनर को रेफरेंस दे, वर्किंग नंबर 2 में आपने सारा काम किया हुआ। नहीं, बैड डेट्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए। इन्वेंट्री का लेजर क्लोज कर लें, इस वर्किंग का एंड क्या होगा जी, 175। स्मॉलर साइड माइनस करें और एडजस्टेड बैलेंस बताइए, 157। ये जाएगा जी हमारे पास करंट एसेट्स में। और कॉस्ट ऑफ सेल को भी क्लोज कर लें, 306 और ये बैलेंस बच जाएगा जी, बैलेंस 301। अब कॉस्ट ऑफ सेल अपने लेजर में चला जाएगा, स्टॉक अपने लेजर में चला जाएगा। स्टॉक जाएगा करंट एसेट्स में, स्टॉक इन ट्रेड 157, यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नंबर 1 से। और 301 चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, 301, ठीक है जी। उसके बाद कोई और लेजर हमारा क्लोज करने वाला रहता नहीं है। 2 वर्किंग्स बनाई थी हमने, ये भी क्लोज कर दी, बैड डेट्स क्लोज, रेक्टिफिकेशन की पोस्टिंग कर दी, बस। अब आइए वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको क्लोज करें, यू विल गेट योर आंसर। 750 में से माइनस करेंगे 1, तो यू विल गेट, हाँ जी, हाउ मच अमाउंट यू विल गेट, इट विल बी 749। सेल्स रिटर्न 90 + 49 + 7, टोटल करके बताइएगा सेल्स रिटर्न का बैलेंस। 146 माइनस करें तो नेट सेल्स का बैलेंस क्या आएगा, ये मोहम्मद अली क्या बताया आपने, ये 49 कहाँ से लिखा हुआ है, 90 और 49 कहाँ से आया हुआ,
ट्रायल बैलेंस में व्हाट वाज 90 ये कहाँ से आया? ये पहले से तो नहीं लिखा हुआ। पिछले सवाल का लिखा हुआ आ गया। सिर्फ 7 आएगा ना सेल्स रिटर्न में। मेरा ख्याल है कॉपी पेस्ट किया वहीं से आ गया जी। लास्ट क्वेश्चन से जब हमने फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया वहीं से रह गया। तो आंसर विल बी 742। दिस इज इन नेट सेल्स। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटिंग टू रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट बताइएगा 441। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं जी एडमिन एक्सपेंसेस में। एडमिन एंड सेलिंग का यहाँ से टोटल निकल आएगा। टोटल बताइएगा एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस का। $142.6। फाइनेंशियल चार्जेस का टोटल आ जाएगा जी 50। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से दोनों एक्सपेंसेस माइनस करें तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। वो बताइए। $283.4 ये आ गया मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप जब अदर इनकम्स माइनस करेंगे, अदर इनकम्स ऐड करेंगे, अदर इनकम्स क्या बनती हैं जी? मिसलेनियस इनकम, बैड डेट्स, मिसलेनियस इनकम, बैड डेट्स ये आ जाएंगी 41 प्लस 2 प्लस 0.18। इनको ऐड करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 42.18। ठीक है जी, 43.18। अदर इनकम्स ऐड करें तो मुझे नेट प्रॉफिट बताइए क्या आता है जी। $326.58। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। क्लियर जी। नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल में। 326.58 इसमें से ड्राइंग्स 51 की हैं, ये माइनस करें तो क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगा? $345.58 is my closing capital। नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई। अब आते हैं जी करंट लायबिलिटीज में। क्रेडिटर में से माइनस करेंगे कि ये हो जाएगा बैलेंस मेरे पास। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। 240 माइनस 8 है तो ये हो जाएगा 232। ठीक है। क्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज हैं, अनअर्न्ड इनकम है, इन सब को ऐड कर लें तो करंट लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या आएगा मेरे पास? $269 269 में लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटीज का टोटल। अब मेरे पास कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, इनका ग्रैंड टोटल बताइए। टोटल आप मोहम्मद अली कह रहे हैं जी 389 है। दोबारा देख लें बेटा, काइंडली क्रॉस कंफर्म कर लें। करंट लायबिलिटीज 389,
नॉन करंट लायबिलिटीज 120 एंड क्लोजिंग कैपिटल 345। अब ग्रैंड टोटल बताइए। आसिफ कह रहे हैं जी 734.58। तो ये 269 ही है। ओके जी 269। अब ठीक है, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब ठीक है, चेक कंफर्म करो। ओके, एसेट्स पे आइएगा। एसेट्स माइनस करेंगे 262, इसमें से माइनस करेंगे 149.6 आएगा। नेट एसेट्स बता दीजिए, नेट बुक वैल्यू क्या आएगी? फिक्स एसेट्स की वैल्यू बता दें 112.4। अब आते हैं करंट एसेट्स पे। यहाँ पे करंट एसेट्स का टोटल करके बताइए क्या आता है। और भी है कोई? कैश एंड बैंक भी है 20 का। ये लीजिए, मैं थोड़ा पीछे करके लिख दिया। ये सारे आगे करंट एसेट्स, इनका टोटल बताइए। ऐड लेस करने के बाद बताइएगा। $622.18। आप टोटल कर लें जी, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ग्रैंड टोटल विल बी 734.58 और मैच है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में मैच हो गई। तो इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है? नहीं जी, बैलेंस शीट मैच होने का ये कतई मतलब नहीं होता कि सवाल ठीक है। देखिए हमने वर्किंग्स कितनी कम कर दी है। हमने वर्किंग नंबर 1 सिर्फ इन्वेंट्री के लिए बनाई, बैड डेट्स के लिए बनाई। हम वर्किंग नंबर 3 भी अवॉइड कर सकते थे, रेक्टिफिकेशन ये भी अवॉइड कर सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बनाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा होमवर्क अपना लें। आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया। आज आपको मैं होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 5 किया। आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क पास पेपर नंबर 5 के बाद आपने पास पेपर नंबर 6 करना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से करें इसको। एंड पास पेपर नंबर 7 करें। 6 आया हुआ 2005 में एंड पास पेपर नंबर 7 आया हुआ है 2015 में। ये दो आप सवाल करें, आज ये आपका होमवर्क है। हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। पार्टनरशिप का हल्का सा फ्लेवर लेते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बेटा हमने सिर्फ ब्रीफ से इंट्रोडक्शन लेना है। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझेंगे। सवाल इंशाल्लाह कल ही करेंगे। पार्टनरशिप वर्सेस सोल प्रोप्राइटर। इनमें कॉमन क्या है? सबसे पहले कॉमन ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट तक बिल्कुल सेम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल सेम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पॉइंट ऑफ कंसर्न्स क्या है हमारे? पॉइंट ऑफ कंसर्न्स इसमें आ रहे होंगे बेटा, कुछ अखराजात आ रहे होंगे। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, इसमें आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
क्या आता है, कमीशन टू पार्टनर। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, यहाँ पे हमने अपनी लर्निंग करनी है। उसके बाद अदर इनकम्स सेम है, कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। सेम कैलकुलेशन, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज इट इज़ बनाएंगे। सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न किस एरिया पे होगा, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे हमने थोड़ा सा फोकस करना है। अगर पार्टनर को सैलरी दी हो तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट दिया हुआ तो वो भी एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है। कमीशन टू पार्टनर दी हुई है, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं, डिफरेंस कहाँ पे आएगा। इसके बाद ये नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते थे सीधे कैपिटल में। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के बाद बनेगा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे हम, एलोकेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। अब एक से ज़्यादा लोग हैं ना, बिजनेस प्रॉफिट, हमने बिजनेस के प्रॉफिट को एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है इनटू पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, उसके मुताबिक हमने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना है, किसकी परसेंटेज कितनी है। अब हमने ये नया सीखना है। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे, अब हमारे पास जो पार्टनर्स का न्यू कॉन्सेप्ट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा करंट कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है। जब बैलेंस शीट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें अब कैपिटल में आए, कैपिटल के पोर्शन में करंट फिक्स कैपिटल आएगा, फिक्स्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल पार्टनर ए है, पार्टनर बी, पार्टनर सी, यानी कैपिटल में फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल। अगेन करंट कैपिटल पे पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। क्योंकि एक ऑनर तो नहीं है, तो ये हमारे कैपिटल के पोर्शन में चेंज आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाद नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एज इट इज, करंट लायबिलिटीज एज इट इज, कारोबार जो हम पहले पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं जी नॉन करंट एसेट्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद करंट एसेट्स एज इट इज, यानी हमारे पास चेंज कहाँ पे आया, ये हमारे पास है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो मैंने रेड से लिखा है हमारे फॉर्मेट में, अब ये चेंज आ जाएगा। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो एक ही ओनर था, उसी का कैपिटल आता था। अब हमारे पास पार्टनरशिप आ जाएगी तो एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, तो इसलिए फिक्स कैपिटल एंड करंट कैपिटल को दो हिस्सों में तकसीम किया और सारे पार्टनर्स के अलग अलग से यहाँ पे बैलेंसेस आ जाएंगे, जैसे 100, 150, 200, तो टोटल बैलेंस आ जाएगा इनका 350, 450, 50, 100, 20 फॉर एग्जाम्पल।
तो ये 170। ये सिर्फ ये चेंज आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लॉन्ग टर्म लोन एज इट इज 30, करंट लायबिलिटीज 100 एज इट इज, तो टोटल क्या आ जाएगा 300। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये पहले से जैसे था वैसे रहेगा, से 250 एंड 50 और इट विल बी 300। तो फ़र्क कहाँ पे आया, जो मैंने रेड किया ना बेटा, अब स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल के पोर्शन में चेंज आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले हम प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब दरमियान में प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दरमियान में नया नॉलेज है। इनको अप्रोप्रिएट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है ना कैपिटल के, वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी हमारी दरमियान में 2 वर्किंग्स ऐड होंगी। इसको कह लें वर्किंग नंबर 1, इसको कहते हैं वर्किंग नंबर 2। अब प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, प्रॉफिट को पहले अप्रोप्रिएट करेंगे एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कैपिटल अकाउंट्स में उनके ओपनिंग कैपिटल, उनकी ड्राइंग्स, उनकी सैलरी, उनका प्रॉफिट का शेयर, वो सब कुछ अप्रोप्रिएट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंसेस बचेंगे वर्किंग नंबर 2 में, उनको हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रांसफ़र कर देना, बाकी सब एज इट इज़ ही होगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे पार्टनरशिप को। आप पास पेपर नंबर 6, पास पेपर नंबर 7 करें, आज मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। कोशिश करें कि फाइनल अकाउंट के सवाल कंप्लीट कर लें, पास पेपर नंबर 7 चलें, पास पेपर नंबर 8 भी ले लें बेटा, इनको कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें और अपने सिलेबस को ख़त्म करें। पास पेपर नंबर 8 है हमारे पास, 2015 में आया हुआ ये सवाल। ठीक है, 3 सवाल आज आपके होमवर्क है, इनको कंप्लीट करें, फिर हम इंशाल्लाह कल पार्टनरशिप पे हल्का सा कोई का सवाल करके आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, बस हल्का सा मैंने इमेज ही देना था, अली परेशान ना हो, हल्का सा मैंने आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट डालना था कि पार्टनरशिप में और फाइनल अकाउंट में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज इट इज़ बनेगी, सिर्फ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नेट प्रॉफिट के बाद और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इज़ बनेगी, सिर्फ कैपिटल के अकाउंट में चेंजेस आ जाएंगे, बाकी सारा फाइनल अकाउंट की तरह का ही ये चैप्टर है। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। मुजम्मिल बेटा, पार्टनरशिप में से पहले तो पेट पेपर आता था। मैं अगर आपको पास पेपर्स के एनालिसिस दिखा दूं, 1 मिनट दीजिएगा, मैं पास पेपर्स के एनालिसिस दिखाई देता हूं आपको। इनका सवाल है जी, इसमें से कितने नंबर का पेपर में आता है? बेसिक्स, जी पेपर पे आगे, ये मैंने पास पेपर के एनालिसिस आपके सामने रखे। देखिए बेटा, ग्रेड क्या है, 4 ग्रेड्स बनाई हुई हैं, 20 से 30 नंबर, 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30, 4 ग्रेड्स हैं। पहली ग्रेड में क्या क्या टॉपिक शामिल हैं आपके पास पास पेपर में देखिएगा, पास पेपर से एनालिसिस है। पहले चैप्टर में पहली ग्रेड में हमारे पास कुछ थोड़ी सी थ्योरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप और कंपनी, हमने शुरू में पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके नोट्स हैं, थोड़ी सी थ्योरी है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देखिए पिछले 5-6 साल में से 2 दफ़ा सवाल आया। इसके बाद आइएगा जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थ्योरी का सवाल है जी। काफ़ी सारे थ्योरी के इसमें कॉन्सेप्ट्स हमने लेटेस्ट स्टेजेस में डिस्कस करने हैं, पिछले 3-4 अटैम्प्ट से तो नहीं आ रहे, उससे पहले फ्रीक्वेंट पार्ट था पेपर का। इसके बाद आइएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इस पूरी ग्रेड में देखें अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछता है। ऑटम 16 8 नंबर, सितंबर 16, स्प्रिंग 16 यानी मार्च 17 8 नंबर, 8 नंबर 10 8 8 7। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा फ्रीक्वेंट टॉपिक है। और उसके अलावा बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री देखें, हर अटैम्प्ट में पूछ रहा है 10 15 12 23 15 15 15 15 16। तो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री नंबर 1 एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, ये 2 इस ग्रेड के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। दूसरी ग्रेड में आइएगा, उसमें हमारे पास बैड डेट्स हैं, प्री पेमेंट्स, एक्रूवल्स हैं, BRS है, ये चैप्टर हमारा रहता है, करेक्शन ऑफ एरर्स है। इसमें
बैड डेट्स में भी पिछले 3-4 अटैम्प्ट्स में उसने सेपरेट क्वेश्चन नहीं दिया, फाइनल अकाउंट के साथ देता है, रेक्टिफिकेशन के साथ देता है, अकाउंटिंग क्वेरी के साथ देता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस दफ़ा बैड डेट्स का सेपरेट क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, प्री पेमेंट्स एंड एक्रूवल सेपरेट क्वेश्चन उसने अभी रिसेंट अटैम्प्ट में दिया 6 नंबर का। सेपरेट क्वेश्चन आमतौर पर नहीं देता, जैसे आज भी हमने फाइनल अकाउंट के साथ देखा, पार्टनरशिप फिर करेक्शन ऑफ एरर के साथ एक्रूवल प्री पेमेंट से देता लाजमी है। बैंक रिकंसिलिएशन देखिएगा, ये भी उसने रिसेंट पास में तो नहीं दिया, अभी रिसेंट अटैम्प्ट में आया, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जाके 18 नंबर के लिए आया। ये जो 18 नंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना, ये BRS और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कंबाइंड मार्क्स हैं। तो बेटा 4 चैप्टर्स ये हैं जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं, बैड डेट्स, प्री पेमेंट्स, एक्रूवल्स, BRS एंड करेक्शन ऑफ एरर। इसमें से 20 से 30 नंबर उसने देने होते हैं। मुजम्मिल, अब आपने जो सवाल पूछा था वो ग्रेड आ गई है। फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। देखें, पार्टनरशिप में अब से 3 अटैम्प्ट्स पहले 20 नंबर और 15 नंबर का पेट सवाल आता था, अब से 3 अटैम्प्ट्स पहले। लेकिन 3 अटैम्प्ट्स पहले उसने ना अपने कोर्स के ग्रिड को चेंज किया। पार्टनरशिप के पहले अलग से 15 नंबर थे, अब उसने मर्ज कर दिया इसको फाइनल अकाउंट्स के साथ। कहता 20 से 30 नंबर दूंगा, 20 से 30 नंबर, यानी वो फाइनल अकाउंट के साथ सामने पार्टनरशिप का सवाल दे देता है, यानी फाइनल अकाउंट ही पार्टनरशिप का दे देता है। तो उसमें फाइनल अकाउंट भी कवर हो जाता है, पार्टनरशिप भी कवर हो जाता है। 2 अलग से सवाल भी दे सकता है, फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर का, और पार्टनरशिप अलग क्वेश्चंस भी दे सकता है। पार्टनरशिप की सिर्फ मेन एडजस्टमेंट्स भी दे सकता है, यानी पूरा फाइनल अकाउंट ना बनाने के लिए कहे, उसकी मेन एडजस्टमेंट्स दे सकता है। IS2 एंड IS16 देखिएगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, 20 से 30 नंबर इसने लिखे हुए, लेकिन मेरे ख्याल में 50% ऑफ द पेपर यही है। हर अटैम्प्ट में IS16 का सवाल दे रहा है, पिछले 3 अटैम्प्ट से तो कॉन्टीन्यूसली। IS2 में आए तो पिछली 4-5 अटैम्प्ट से तो कॉन्टीन्यूसली सवाल आ रहा है, सेपरेट क्वेश्चन। तो ये भी पेपर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये है जी आपके मार्क्स की ग्रेड। मुजम्मिल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया बेटा, इसमें से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अभी पार्शियल कवर किया, कंप्लीट नहीं की, इसके पास पेपर्स अभी हमने करने हैं। हमने इसमें से कंप्लीट कवर क्या कर लिया, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री हमारा कंप्लीट कवर है, 15 से 20 नंबर। हमने बैड डेट्स कवर कर लिया, हमने प्री पेमेंट्स एक्रूवल कवर कर लिया, हमने करेक्शन ऑफ एरर कवर कर लिया और कर भी रहे हैं। BRS हमारा रहता है इस पोर्शन में से। अगर मैं ये कहूँ अकाउंटिंग इक्वेशन यस कॉन्सेप्ट आता है, पास पेपर्स रहते हैं, BRS भी रहता है। फाइनल अकाउंट पे आए तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम कवर कर चुके हैं, हर पेपर का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, तो 20 से 25 नंबर। पार्टनरशिप हमने शुरू कर दिया है, IS2 हम कर चुके हैं, IS16 कर चुके हैं। मेरी नज़र से देखेंगे तो सिर्फ मेरी नज़र में सिर्फ BRS का एक चैप्टर रहता है मेरी नज़र में। पार्टनरशिप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ब्रीफ सी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं, तो 2 दिन में हार्डली 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, फाइनल अकाउंट्स हैं बेसिकली। तो मेरी नज़र से देखेंगे तो सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर रहता है, अदरवाइज हमारा कोर्स कंप्लीट है। आप बच्चों ने अगर तैयारी शुरू करनी है, रिवीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री के जो 15 से 20 नंबर है ना, ये तो कवर करें ना। रिवीजन करते हुए सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री को रिवाइज करें, नंबर 1। नंबर 2 पे आके IS2 और IS16 को रिवाइज करें, तो आपके 50-60 नंबर इन 3 चैप्टर्स में से बन जाते हैं। चौथे नंबर पे आके आप करेक्शन ऑफ एरर पे आइए, बैड डेट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। फिर आपने फाइनल अकाउंट को रिवाइज करना है, फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप को। एंड पे जाके BRS को रखें, एंड पे, सबसे एंड पे। ठीक है, तो अपने ना इस ग्रेड में अपने मार्क्स को सिक्योर करें, टारगेट करें कि इस एरिया में से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये मुझे भी 100% आना चाहिए। क्लियर जी? कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। सी यू टुमारो।